91.2 FM हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से मैं श्रीमती भावना धौनी असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष शिक्षा और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा पंत असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन में। मैं आप सभी श्रोताओं का आज स्वागत करती हूँ। आज हम दोनों एक विशेष दिन की चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं। 2 अप्रैल को पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ऑटिज्म है क्या, जिसे वर्तमान समय में हम ASD कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बेसिकली ऑटिज्म जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है और DSM-5 ने इसको डिफाइन किया है कि जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म के अंतर्गत उसने क्लासिफाई किया है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर डिसऑर्डर और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कि ये जो 3 कैटेगरी हैं, अगर इनमें से किसी भी 3 की, 1 की, 2 की जो विशेषताएं हैं अगर वो बच्चे के अंदर होती हैं तो वो ASD से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित माना जाएगा। इससे पहले जो DSM-4 था उसमें यही क्लासिफिकेशन 5 का था, तो DSM-5 ने इस क्लासिफिकेशन में से जो 2 डिसऑर्डर है उन्हें उसने हटा दिया। पहला है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर और दूसरा है रेट सिंड्रोम। ये अब ASD के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि जो उनकी विशेषताएं थी उसमें काफी अंतर पाया गया। जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, एस्पर्जर डिसऑर्डर है और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो इनकी विशेषताएं हैं इनमें समानता पाई जाती है। अब है ये तो था क्लासिफिकेशन कि ASD का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ASD है क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अगर कोई भी बच्चा अगर इससे प्रभावित है तो उसका सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इससे प्रभावित रहती है। पहली चीज जो उसका एक कहते हैं ना, जो एक सामाजिक वो लोगों से जुड़ता है और जो वो संप्रेषण है, वो जो उसकी वो एबिलिटी प्रभावित होती है। इससे प्रभावित बच्चा लोगों से सोशली जुड़ नहीं पाता, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ संप्रेषण स्थापित नहीं कर पाता। ये है उसकी पहली विशेषता। जो भी बच्चे से प्रभावित हैं उनमें ये दिखाई पड़ेगा। दूसरा है रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। रिपीटेटिव अगर आप देखें तो हमेशा देखिएगा कि बच्चा कोई ना कोई शब्दों को वो रिपीट करता रहता है, दोहराव की प्रवृत्ति होती है कि वो शब्दों को दोहराता रहता है। और दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है कि प्रतिबंधित उसका व्यवहार। प्रतिबंधित का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर उसी में इन्वॉल्व है। आप देखिएगा अगर वो किसी किताब के पन्ने पलट रहा है तो आप देखेंगे कि वो उन्हें ही पलटता जा रहा है, या किसी एक व्हील या किसी आप देखिएगा किसी वस्तु को गोल गोल घुमा रहा है तो उसी से आप देखेंगे किसी एक कोने में बच्चा बैठ गया है तो अपने एक पर्टिकुलर जिस काम को वो कर रहा है वो उसे करता रहेगा। उसके अगल बगल क्या काम हो रहे हैं या कोई बच्चे क्या कर रहे हैं उनसे वो बिल्कुल भी क्या एक तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, सोशल इंटरेक्ट उनसे नहीं हो पाता सोशली। तो अगर ये 2 विशेषताएं किसी बच्चे में दिखाई पड़ती हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चा ASD से प्रभावित है। अब दूसरा है कि इसमें जो है कि एक तरह से जो ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिर किस तरह से ये होते हैं 3 लेबल इसके अंतर्गत आते हैं, लेबल A, लेबल B और C, या लेबल 1, लेबल 2 और लेबल 3। लेबल E उन बच्चों को कहते हैं या लेबल 1 उन बच्चों के लिए हम प्रयोग करते हैं जिन्हें सिर्फ एक तरह से कहते हैं थोड़े बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप कह सकते हैं एकदम से माइल्ड लेवल का है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और लेवल 2 जो है उसमें है कि बच्चों को एक सस्टेनेबल सपोर्ट की जरूरत है, कि उन्हें एक निरंतर सहायता की जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों को करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए, रिपीटेटिव और जो उनका रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है इस पे काम करने के लिए। और जो तीसरा है वहां पे उनको वेरी सस्टेनेबल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कि बहुत ज्यादा एक तरह से आप कहते हैं कि सपोर्ट बेस है जो लेवल 3 है। तो किस तरह से इन बच्चों का, क्योंकि अभी हम जब समावेशन की बात करते हैं, हमारी सरकार ये कहती है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उन्हें कि इंक्लूसिव विद्यालय में पढ़ना चाहिए। अब उन्होंने एक रेगुलर मोड के स्कूलों को नाम दे दिया है कि हम उन्हें समावेशी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। तो किस तरह से जो ASD से प्रभावित बच्चे हैं इनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पे हो, किस तरह से ये वहाँ पे
आए, तो सबसे पहले जब हम इन बच्चों को स्कूल में हम इनका एडमिशन कराएं, उससे पहले हर पेरेंट्स को ये मेरा एक सजेशन भी है कि उन्हें तैयारी बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो उन्हें उस स्कूल में या वो एक रेगुलर मोड के स्कूल में वो बच्चे सामंजस्य स्थापित कर पाए। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है, तीसरा एक चीज़ और होती है, सेंसिटिव बिहेवियर होते हैं। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम विशेष शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उसकी एक अपनी अहम भूमिका है। तो इन बच्चों को भी अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत इन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, जो इनकी सेंसरी नीड्स जो हैं उनको पूरा करे। कई बार है बच्चे हाइपर होते हैं, कई बच्चे ये हाइपो होते हैं, कई बच्चों को टेक्सचर से होता है। देखिएगा आप, कई बार है कि पन्नों को पलट रहे हैं, या आप देखिएगा कि रफ चीज़ है उसी को कर रहे हैं, किसी को बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा लगता है, साउंड से प्रॉब्लम है, कई लोग को साउंड पसंद है, कई बच्चों को नहीं है। तो ये सारी सेंसरी नीड है कि इन पे काम किया जाए, स्पीच पे काम किया जाए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑटिज्म में, ASD में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो 50% बच्चे होते हैं, 50% बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, लेकिन 50% में होता है कि अगर स्पीच है तो हम उनकी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, तो वो लोग आगे जाके सरवाइव कर लेते हैं। अगर बच्चे के अंदर स्पीच है तो हम स्पीच थेरेपी कराएं। और तीसरा है ABA, एडेप्टिव बिहेवियर एनालिसिस। तो हम ABA के द्वारा भी इन बच्चों को ये जब सपोर्ट सिस्टम हम देते हैं, तो आप देखिएगा अर्ली इंटरवेंशन में अगर हम ये दे दें तो ये आपका जो एक रेगुलर मोड का स्कूल है ये वहाँ पे सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो ये था ASD के बारे में और किस तरह से हम इन बच्चों के साथ काम करें। तो मेरे साथ आए हैं डॉक्टर मनीषा पंत। तो वो आपको ये बताएंगी विश्व ऑटिज्म डे हम क्यों मनाते हैं और इस वर्ष इसकी क्या थीम है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एक थीम इसकी दी जाती है। थैंक यू मैम। आज हम दोनों यहाँ पर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज आपने अभी बताया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार क्या होता है, किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। तो इसको मनाने का जो उद्देश्य है, 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, स्वीकृति दिलाना उनको समाज में, और उनके प्रति समझ को बढ़ाना है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रारंभिक निदान, सहायता और नीतियों को प्रोत्साहित करता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो ऑटिस्टिक व्यक्ति है वो भी हमारे समाज में पूर्ण जीवन हमारे साथ, हमारी ही तरह हमारे साथ समावेशी रूप में इसको, कि ऑटिस्टिक व्यक्ति एक समावेशी समाज में पूर्ण जीवन जी सकते हैं, अर्थात समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो ऑटिस्टिक लोग हैं उनको अपनाना, उनका समर्थन करना और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाना है। तो अब हम बात करते हैं कि इस साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की जो थीम है वो क्या है। तो थीम ऑफ दिस डे इज एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अर्थात न्यूरोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, ये इस बार का थीम है। तो 2025 में इसके लिए कुछ पहले जो मानी गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहला तो ये है कि ऑटिस्टिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को पहुंचाना और जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सुधारना, समावेशी और अनुकूलित शिक्षक वातावरण को बढ़ावा देना, जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं, कार्यस्थल हैं, उसमें न्यूरो डाइवर्सिटी को स्वीकार करना, ताकि हम ऑटिस्टिक जो व्यक्ति है उसको भी हम अपने साथ क्या करें, स्वीकार कर सकें। ऑटिस्टिक अनुकूलन, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण, जहां पर भी हम काम करते हैं तो उनके अनुकूल हमें हमारा जो ढांचा है उसको बनाना है, और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर भी उनके अनुकूल ही हमें क्या करना है, चीजों का निर्माण करना है। ऑटिस्टिक लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानूनों का विकास करना, नए कानूनों को बनाना और उनकी सुरक्षा के उपाय करना, समावेशी नीतियों को बढ़ाना
और इसके साथ ही ऑटिस्टिक लोगों के योगदान को मान्यता देना। तो ये इस बार की थीम है और उसके साथ साथ ये जो प्रमुख लक्ष्य हैं इनको निर्धारित किया गया है। अब मैं मैडम को आमंत्रित करूंगी कि वो बताएं। हाँ, जैसे कि मैम ने बताया कि हर साल जब हम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई थीम है। तो इस बार की थीम मैम ने बताई कि एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो यूएन ने अपने सस्टेनेबल गोल डिसाइड किए हैं कि हम उनको इन बच्चों के लिए जो उसमें ज़रूरत है उनके बारे में बात की है, उन तक हमारी पहुंच हो, उन पे हम काम करें और हम न्यूरो डाइवर्सिटी को क्या करें। उन्होंने कहा एडवांसिंग कि हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ने का मतलब है कि हम समझें कि उनकी ज़रूरत क्या है ना। हमेशा इसीलिए इन बच्चों को क्या कहा गया, डिसेबल नहीं कहा गया, डिफरेंटली एबल कहा गया। काम करेंगे लेकिन वो अपनी कैपेसिटी एक अलग वे में काम करेंगे। तो वही उन्होंने भी कहा है कि हम न्यूरो डाइवर्सिटी को समझें, क्योंकि न्यूरो डाइवर्सिटी के अंतर्गत ऑटिज्म भी आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि हम उसको समझें। जब हमारे तभी हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय, जब तक हम न्यूरो डाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे, उनकी वीकनेस और उनकी ज़रूरतों को नहीं समझेंगे, तो हम किस तरह से उनकी मदद कर पाएंगे। तो इस बार की थीम यही है कि हम उन्हें समझें और जो यूएन ने सस्टेनेबल अपने गोल बनाए हैं उन गोलों को पाने के लिए हम प्रयासरत रहें। जितनी भी हमारी क्षमता, या मैं ये मानती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अगर कोशिश करे तो वो उन गोलों को प्राप्त कर सकता है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को विश्व जागरूकता ऑटिज्म दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगी कि जो हमने आज बात यहाँ पे की उससे कुछ ना कुछ आपको जानकारी प्राप्त होगी। और मैं ये आप लोगों से अनुरोध भी करूंगी कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा एएसडी से प्रभावित है तो आप उसकी ज़रूरतों को समझें। सबसे पहले तो आप उसको समझें कि, क्योंकि कई बार मैंने कहा है ना, एएसडी जो है वो आइसोलेटेड डिसेबिलिटी। आइसोलेटेड मतलब वो दिखती ही नहीं है। बच्चा बिल्कुल ठीक दिखता है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल ठीक है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो पेरेंट्स बचपन में क्या कहते हैं, अरे ये तो ठीक है ना मैम, थोड़ा शैतान है। तो सबसे बड़ी बात है अर्ली इंटरवेंशन। उन्हें शीघ्र हस्तक्षेप नहीं मिल पाता। देखिए, अवेयरनेस का जो दिन, जागरूकता का जो दिन, हम सिर्फ इसलिए नहीं मनाते कि हम अपनी सिर्फ बातें कहें, इसलिए कि हम उस दिन को समझे। हमारी बहुत परेशानियां हैं इस क्षेत्र में अभी भी, है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानियां, लोग नहीं समझते। जब बच्चे छोटे छोटे होते कहते नहीं मैम कोई परेशानी नहीं। सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो समझे। देखिए, कोई भी चीज़ है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। तो कोई बच्चे को अगर परेशानी है, वो डायग्नोस हो रहा, तो आप उस चीज़ को समझें, उसके बाद उसके निदान के लिए आप आगे जाएं। ये मैं आपसे कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स जितनी जल्दी इसको समझें, जितनी जल्दी इन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन मिले, ये बच्चे उतनी जल्दी सर्वाइव करते हैं और एक जो हमारा समाज है उसके साथ ये सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें ये सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मनीषा मैम, आज सुबह ही जब मैं अखबार पढ़ रही थी तो करनाल के 2 हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर, वो अमेरिका में कहीं हैं, उनके दोनों जुड़वा बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं। अब उन्हें, क्योंकि वो एज अ डॉक्टर हैं, तो उन्हें पता चल गया, तो उन्हें मुझे लगता है 6 मंथ या 3 मंथ में वो डायग्नोस हो गए। तब से उन्होंने काम किया। आज ही दिखा रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम, कई बच्चों के नाम। उन्होंने जब काम उन लोगों के लिए किया, तो मैम इसके लिए ये जरूरी है ना, हाँ, अवेयरनेस जरूरी है और अवेयरनेस, नहीं तो वो भी तो इग्नोर कर सकते थे, नहीं है तो उन्होंने, हाँ, मुझे लगता है कि उसमें अगर हम सब आपस में मिल करके, हाँ, पूरा समाज हमारे साथ भागीदारी करे तो हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये सबसे मुख्य मुझे लगता है कि जागरूकता, जितनी हम जागरूकता यहाँ पर इस सब्जेक्ट में इसके प्रति फैला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये तो जानकारी अगर जो हमने बोला, ये तो आप कहीं से भी, आप लैब से, वही मैं कहना चाह रही हूँ, आप इस फील्ड की हैं, लेकिन हम लोग अपने आसपास सब लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं जिसने इस पे काम किया है, जिन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन मिला है और जिन लोगों ने, जिनके पेरेंट्स ने डायग्नोस किया है, वो बच्चे और दूसरे बच्चों में हमें साफ फर्क दिखाई देता है। हाँ, दिखता। तो वही जब मैंने आज पढ़ा तो उन्होंने भी 3 चीज बताई ना, जो चीज हम समझते हैं, क्योंकि ऐसा पेरेंट्स में इस बात को समझती है। उन्होंने भी यही कहा कि उनकी लैंग्वेज पे काम करना है आपको, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे काम करना है और उनके एबीए पे करना है। तो 3 चीज उन्होंने भी अपना बताया कि हमने इन 3 पे काम किया। आई थिंक अभी वो सिर्फ 5 साल के हैं, उनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म है तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता, है ना। वो बहुत, उनका जो IQ लेवल भी था वो बहुत एवरेज से ऊपर था।
कई बार ऑटिज्म का होता है, क्योंकि वहाँ आईक्यू लेवल का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वहाँ पे जो उनकी फंक्शनिंग लेवल है, जब हम ऑटिज्म का लेवल ए, लेवल 2, लेवल 3 कहते हैं, तो वहाँ पे हम उनका आईक्यू नहीं कर रहे, जो उनकी वो प्रॉब्लम है, जो उनकी कम्युनिकेशन में, यस, जो इसके मेन जो 2 प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, सोशल इंटरेक्शन में, तो वहाँ का लेवल की कितना, लेवल ए में कम होगा और लेवल 2 में ज्यादा और लेवल 3 में वो। तो आप जिस तरह से काम करेंगे, तो और जैसे रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है उनका, रिपीटेटिव है, तो वो लेवल के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। तो अगर आप काम बचपन से ही करते, सबसे पहली बात है पेरेंट्स स्वीकारें। आज भी समाज में नहीं दिखता है कि पेरेंट्स मानते ही नहीं है। मैं रेगुलर स्कूलों में जाती हूँ, कई बार मैं बोलूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कह देंगे तो पता नहीं क्या जो हो जाएगा। नहीं, मेरा बेटा तो ठीक है, थोड़ा कम बोलता है, अक्सर हम सुनते हैं कम बोलता है, या इसको पसंद नहीं है सबके संग रहना, या थोड़ा शैतान है इसलिए ज्यादा उछल कूद करना। अरे आप अब तो कम से कम इसे स्वीकार करो, जबकि इतना ज्यादा अब एक्सपोजर का समय है और आप कई जगहों से इनको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं ना। सूचना तंत्र हमारा इतना स्ट्रांग है कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक अनुरोध भी है आप लोगों को कि ये जो दिन हम मना रहे हैं, कि अपने आसपास आप लोग जागरूकताएं फैलाइए, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें उनकी ज़रूरतों तक पहुंचाएं। तो सभी श्रोताओं को धन्यवाद। थैंक यू।